कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में कीर्ति घाट के पास से। जय श्री कृष्ण आप सबके साथ में, मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो देखिए, आज बेहद ही खिली खिली सी सुबह है और श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और हम मथुरा से आपको लगातार खबरें दे रहे हैं। और इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से वृंदावन से करते हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से तो लौट गए और उसके बाद में वतन वापसी भी अब उनकी हो चुकी है और इस सब के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंच सकती हैं और ऐसे में आज के जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वतन वापसी के बाद में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात होने वाली है। राकेश शर्मा के बाद में अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला वो यात्री बने जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका बीते दिन स्वागत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रिसीव करने के लिए पहुंची थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कैप्टन की शुभांशु शुक्ला की मुलाकात होने वाली है। शुभांशु पहली बार भारत लौटे हैं, ऐसे में वो आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ रवाना हो सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में शिरकत भी वो कर सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत में परचम लहराने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला देखिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये देखिए एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। देखिए एयरपोर्ट से शुभांशु शुक्ला निकल रहे हैं, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी है। वो अभी देखिए कितने जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जितेंद्र सिंह भी है जो केंद्रीय राज्य मंत्री है। तस्वीरें आप तौर पर देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला इस वक्त जो है वो निकले। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक्सियोम 4 की सफलता के बाद शुभांशु शुक्ला अपने स्वदेश लौटे हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है और जिस तरीके से उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराया है और उसके बाद एक बार शुभांशु शुक्ला जब अपने स्वदेश लौटे हैं, खासा जोश और उत्साह शुभांशु शुक्ला को देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए शुभांशु शुक्ला जो हाथ पकड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह किस तरीके से जोश और उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि शुभांशु शुक्ला के परिवार भी यहाँ पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए और शुभांशु शुक्ला की स्वागत को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से जोश और उत्साह के साथ देखने को मिल रही है कि शुभांशु शुक्ला जो अपने सरजमी पर पहुंचे हैं और लोग जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग आज राहुल गांधी के जितने आरोप रहे हैं उनका जवाब दे सकता है। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही थी। ऐसे में आज 3 बजे दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा बुलाई गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उन सभी का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। कि ये भी माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो उसके मुताबिक चुनाव आयोग बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जितने नाम गायब हुए हैं उनको भी सार्वजनिक कर सकता है। मेरा भी नहीं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप, बिहार से दिल्ली तक सुलगती सियासत, संसद से सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन सब के बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में होने जा रही है जब साख पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का
तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक इंडिया अलायंस के तमाम दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में बिहार के SIR लिस्ट को लेकर जो आदेश आया है, चुनाव आयोग इसी से जुड़ा अपना पक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम जारी करें। 19 अगस्त तक हटाए गए नामों को सार्वजनिक करें। नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए। नामों के हटाए जाने के कारण भी बताए जाए। जिला लेवल से बूथ स्तर तक सार्वजनिक करें नाम। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए 22 अगस्त तक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सफाई आएगी और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब भी मिलेगा। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो सियासी सरगर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है। आज राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार रैली निकालने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस समेत आरजेडी के साथ साथ में अन्य विपक्षी दलों की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शामिल होने वाली हैं। तो ऐसे में वोट चोरी के कई आरोप लगते रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस जनता के बीच में इसी यात्रा के जरिए जाने वाला है और वोट चोरी जो है वो जनता के साथ में साझा करने वाला है। लेकिन ये यात्रा का जो रूट है वो क्या होने वाला है और किस तरीके से अपने इस एजेंडे को वो चलाने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल देखिए। बिहार में आज से इंडिया अलायंस की वोट अधिकार यात्रा का आगाज होने जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से करेंगे। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष की बिहार से सड़क पर उतरने की तैयारी है। मैं सभी बिहार वासियों से अपील करना चाहूंगा कि वोट बचाने, लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए एक एक बिहारवासी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी को लेकर मिली भगत के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 30 जिलों तक पहुंचेगी। 16 दिन तक चलने वाली इस यात्रा का समापन पटना में बड़ी रैली के साथ होगा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। इंडिया अलायंस जहां इस रैली के जरिए SIR के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में है, तो वहीं बड़े जन समर्थन के जरिए सत्ता में आने की रणनीति भी बना रहा है। चुनाव आयोग इस तथाकथित डबल इंजन का एक डब्बा बन के रह जाए, ये स्वीकार्य नहीं होगा। हम इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, सजग रहेंगे। आप सबसे भी आग्रह है कि इस संघर्ष में इस देश का साथ दीजिए। इस यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस का मकसद केवल वोट चोरी जैसे मुद्दे ही नहीं, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के काम और बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, पलायन और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाना है। ऐसे में बिहार के वोटर को इंडिया अलायंस खुद से कितना जोड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। मुगलों के चैप्टर के बाद में अब NCERT के एक और मॉड्यूल को लेकर विवाद हो गया है और ये भारत के पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस NCERT के मॉडल में क्या कुछ नया ऐड ऑन किया गया है और इसके ऊपर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट में देखिए। भारत पाक बंटवारे को लेकर NCERT के ताजा मॉड्यूल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर NCERT की ओर से मॉड्यूल जारी किया गया था। दावे के मुताबिक इस मॉड्यूल में बताया गया है कि भारत के बंटवारे के लिए 3 पक्ष जिम्मेदार थे। किसी एक व्यक्ति की वजह से बंटवारा नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने बंटवारे की मांग को स्वीकार किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे की मांग मंजूर की। इस मॉड्यूल पर ओवैसी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ, गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में NCERT? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो।
ये है हकीकत। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। बीजेपी, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, बात को फिर दोहराता हूं, आप सब जानते हो। ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। तो वहीं एनसीईआरटी को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण और बांटने की राजनीति में लगी हुई है कि सत्ता की हवस, सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, तो आज भी वो सत्ता की हवस और भारत को बांटने वाली तुष्टीकरण की नीति को अपनाएंगे। आज भी तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना आपके नेता, कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। इसीलिए इतिहास से भागा नहीं जा सकता। यानी एनसीईआरटी में मुगलों के बाद भारत के बंटवारे का एक और चैप्टर अब सियासी मुद्दा बन चुका है। अब तक मुगलों को महान बताने को लेकर बीजेपी सवाल उठाती रही है, लेकिन अब बंटवारे को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को घेरा जा रहा है। के बाद में लैंडस्लाइड आई, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। जसोती गांव में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है और पत्थरों को हटाने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल सेना के जवान करने वाले हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। कई सारे मार्ग बाधित हो गए हैं, सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पत्थरों को हटाने के लिए ब्लास्टिंग टेक्निक यानी कि उन्हें तोड़ा जाएगा छोटे टुकड़ों में, फिर वो तब्दील हो जाएंगे और उसके बाद में उन पत्थरों को वहां से उठाकर शिफ्ट किया जाएगा ताकि मार्ग को क्लियर किया जा सके। साथ ही सेना वहां पुल का निर्माण भी करने वाली है ताकि आवाजाही को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में क्लाउडबर्स्ट हुआ और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस सबके पीछे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर जो जगह है उस पर समझा गया, घायलों के साथ में मुलाकात की गई, नुकसान का आकलन किया गया। जसोटी गांव में लगातार रिलीफ, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी हैं और अब ये बड़ी मशीन्स लाई गई हैं जिससे मलबे को हटाया जा रहा है। ये बीआरओ की मशीन्स है। अब बीआरओ भी इस क्लियरेंस ऑपरेशन में जुट गया है। भारतीय सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार मिलकर इस क्लियरेंस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यानी ये जो मलबा है इसे यहाँ से हटाया जा रहा है, इसे साफ किया जा रहा है और जो मिसिंग है उनकी भी लगातार खोज और तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है, जहां पर बारिश भी हो रही है, तो वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हो या फिर अन्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो हो, हर जगह पर आफत की बारिश कैसे तबाही लेकर आई है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर पहाड़ों से टूटकर बिखर रहा है। मूसलाधार बारिश ही नहीं, दरख्त के पहाड़ भी आफत बन रही है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। इस वक्त मैं चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पे हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नेशनल हाईवे पे गिरी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। ये चट्टानें देखकर जो है डर लगता है। कितनी बड़ी चट्टान है, इतनी विशाल चट्टान जो है वो नेशनल हाईवे पे गिरी हुई है। और आगे आप मैं दिखा देती हूँ किस तरह जो है पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे गिर गया है। ऊपर की तरफ अगर हम नजर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा पूरा पहाड़ भरभराकर जो है नेशनल हाईवे पे गिरा पड़ा है। और ये देखिए बड़े बड़े पेड़ जो है, मिट्टी, मलबा, बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे गिर गए हैं। इस तरह के हालात जो है हर जगह बने हुए हैं। हिमाचल में भारी बारिश हो रही है। कुल्लू मनाली हाईवे का भी यही हाल है। कई जगह सड़क पर मलबा बिखरा हुआ है तो कई जगहों पर खतरे के अलर्ट है। ये आप तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा ये पहाड़
और उसके आगे इतनी विशाल काय एक दीवार खड़ी की ताकि ऊपर जो घर है, जो गांव ऊपर बना हुआ है, उसे सुरक्षित किया जा सके। लेकिन बादल फटने और पहाड़ टूटने की वजह से ये पूरी की पूरी दीवार अब टूट चुकी है और ऊपर के जो घर हैं उनके सामने खतरा आ गया है कि वो इस बरसात में गिर ना जाएं। और इसी के लिए ये जो पॉलिथीन आप देख रहे हैं ये भी इसीलिए लगाई गई है ताकि मिट्टी का कटाव यहाँ पर ना हो, इन घरों को सुरक्षित किया जा सके। ये कोशिश पहाड़ों पर की जा रही है। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 133 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तो सड़क हादसों में 124 लोगों की जान गई है। आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पहाड़ों पर बहता सैलाब लोगों के लिए बड़ी आफत बन रहा है। इन गांवों के सामने बड़ी चुनौती है कि इस बरसात में, इस सीजन में जब बहुत तेज बारिश हो रही है, अपने आप को, अपने गांव को सुरक्षित कैसे रखा जा सके। और यही वजह है कि जगह जगह आपको रास्ते भी अब पूरी तरीके से बंद नजर आएंगे। और साथ ही दिक्कत सबसे ज्यादा उन लोगों के सामने जो हिमाचल में, मंडी में, मनाली में या इन रास्तों पर रह रहे हैं, उनके घरों के सामने दिक्कत है कि इस मौसम में कैसे वो सुरक्षित रह पाए, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी दीवारें धड़क गई हैं, टूट गई हैं, पहाड़ लगातार टूट रहे हैं और चुनौतियां उन तमाम लोगों के सामने जो यहाँ रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। फिट इंडिया पर खबरों सारे जो गांव है वो टापू में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की मार झेल कर बहुत नुकसान हो गया है। अभी देखिए तस्वीरें महाराष्ट्र के यवतमाल की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरा गांव ही बहा ले गया। देखिए, एक ट्रैक्टर सड़क पर था, लेकिन यहां पानी आया और पूरा का पूरा ट्रैक्टर ही बहने लगा। मुसीबत से पहले ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली सैलाब में बहने लगे। सुरक्षित जगह पर खड़े कई लोग चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रॉली को बचाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश के चलते पैगंगा नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अठरी पुल पानी में डूबा हुआ है, जिसके बाद 22 गांव का सड़क संपर्क टूट गया। इस बार हमने देखा कि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा आफत की बारिश हुई है, जिसकी वजह से खास करके जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है या फिर आगे होने की आशंका है। और ऐसे में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना वहां रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 3 मंजिला इमारत 4 सेकंड भी सैलाब का सामना नहीं कर पाई। 5वें ही सेकंड में जलमग्न हो गई। पहाड़ पर सैलाब की डरा देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से सामने आई है। ब्यास नदी में उफान के बाद किनारों पर लगातार कटान जारी है, जिसकी चपेट में ये 3 मंजिला इमारत भी आ गई और लोगों की आंखों के सामने ही जलमग्न हो गई। गनीमत रही कि प्रकृति की इस विनाश लीला से पहले ही बिल्डिंग को खाली कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद पोंग बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद ब्यास नदी के किनारे बसे मकानों पर इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। कुंज गलियां यहाँ पर पूड़ियों की महक से एकदम सुगंध